स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेड वी रैप्टर एक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये वी रैप्टर एक्स, तो आप ये समझिए वी रैप्टर उनका लाइनअप है, उसमें अलग-अलग मॉडल्स आते हैं। तो वी रैप्टर एक्स जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उतारा गया है मार्केट में। तो यहाँ का सेलिंग पॉइंट है कि ये वर्ल्ड का पहला फुल फ्रेम ग्लोबल शटर सिनेमा कैमरा है। मतलब कि जैसे सोनी ने भी उतारा फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट फुल फ्रेम मतलब मिररलेस कैमरा एक तौर पे समझ लीजिए, इंटरचेंजेबल लेंस मिररलेस कैमरा, वैसे ये सिनेमा कैमरा ग्लोबल शटर के साथ फुल फ्रेम में इन्हीं के पास, मतलब रेड के लाइनअप में ही एक ग्लोबल शटर का है, लेकिन वो एपीएस-सी साइज का, यानी कि सेंसर इतना बड़ा है। मतलब आप समझ लो ये 35 मिलीमीटर लूमिक्स, ये इस साइज़ के आसपास का है, ठीक? मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बात ये है कि ये हो गया था और रेड मतलब एक्चुअली इस बात पे काफ़ी रिस्पेक्ट उनको मिला कि ग्लोबल शटर होने के बावजूद भी वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा मतलब कलर दे पाए। और सिनेमा कैमरा में बाकी चीज़ का आपको पैसा नहीं मिलता, आपको सिर्फ़ एक चीज़ का मिलता है, कलर अच्छे आने चाहिए। तो रहा बात कि सिनेमा में ग्लोबल शटर डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्लोबल शटर का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें होता है कि सेम सीसीडी है, बस पिक्सल है, पिक्सल के बगल में कैपेसिटर है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मतलब कमांड दिया जाता है कि फ़ोटो खींचो, सारा चार्ज जो आता है, मतलब फ़ोटॉन से चार्ज जो बनता है, वो एक कैपेसिटर में चला जाता है। फिर कैपेसिटर उसे डंप करता है वन बाय वन। तो रीड अभी भी रोलिंग शटर से हो रहा है, लेकिन रीड जो कर रहा है, वो कैपेसिटर वैल्यू रीड कर रहा है, इसीलिए वन इंस्टेंट होता है। साइड इफ़ेक्ट, जहाँ पे पिक्सल है उसी के बगल में आपको कैपेसिटर लगाना पड़ रहा है, तो यानी कि पिक्सल का सरफेस एरिया, जगह जो है छोटा हो जाता है, बाल्टी छोटी हो जाती है। मतलब कि हम लोग क्यों बोलते थे कि डीएसएलआर लेना बड़ा बढ़िया बात है, क्योंकि बाल्टी बड़ी होती थी, ज़्यादा फोटोन गिरते थे, ज़्यादा सेंसिटिव होता था, बल्ले-बल्ले। अब लेकिन उसमें आप फंडामेंटली उस बाल्टी के बगल में कैपेसिटर रख दे रहे हो, तो बाल्टी का जगह खत्म हो जा रहा है। तो मतलब 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम का नॉर्मल सीमॉस वर्सेस 24 मेगापिक्सल का सीमॉस ग्लोबल शटर का पिक्सल साइट जो लाइट सेंसिटिव है, वो कम हो जाता था। इसीलिए उसका मतलब ऑप्टिकल क्वालिटी थोड़ा कम रहता। तो अगर सिनेमा कैमरा में ये आ जा रहा है कि हम ग्लोबल देंगे और उसका ऑप्टिकल क्वालिटी खराब नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल शटर किसी को बनाना आता नहीं था, हम लोग बहुत पहले से बना रहे हैं। लेकिन मतलब ये धीरे-धीरे करके समझिए, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि नहीं सर, क्वालिटी हम उसमें आपको दे देंगे। और यहाँ पे ये और इनका बड़ा बात ये है कि ये कभी फुल फ्रेम इसको नहीं बोल रहे, इसके पहले लार्ज फॉर्मेट क्यों बोल रहे हैं? लार्ज फॉर्मेट का मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ जो फुल फ्रेम से ऊपर चला जाता है। तो फुल फ्रेम ही तो साइज़ देखने में लगेगा, बात है कि फुल फ्रेम से थोड़ा-सा बड़ा है। तो ये ग्रे एरिया आप देखिएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे फुल फ्रेम। तो बोलेंगे उसके बगल में एक बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। वो थोड़ा-सा जो बड़ा है, उसे हम लोग कहते हैं विस्टा विज़न फ्रेमिंग। मतलब बीच में एक फॉर्मेट आया था, ये सिनेमा के लिए फॉर्मेट है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा वाइड होता है, थोड़ा-सा बोल रहे हैं ना, मतलब फुल फ्रेम से थोड़ा-सा ज़्यादा आपको जगह मिलता है। तो क्या ये फुल फ्रेम से बहुत ज़्यादा अंतर है? नहीं। लेकिन इतना अंतर है कि टेक्निकली आप क्लेम कर सकते हैं और असर है, मतलब कि थोड़ा-सा तो बेटर आएगा। और रहा बात कि बहुत सारा सिनेमा अभी भी आपका ये इसमें शूट होता है, क्या बोलते हैं 35 मिलीमीटर वाले, उसमें क्या बोलते हैं सुपर 35 जिसे कहा जाता है। सुपर 35 का बेसिकली मतलब होता है ये फ़िल्म रोल जो है ना, वो फिक्स है कैमरा इंडस्ट्री में। तो स्टिल्स में हम लोग ऐसे-ऐसे चलाते हैं, वीडियो में ऐसे चलाते हैं, इसीलिए फ्रेम छोटा हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को 35 बोला जाता है, 35 मिलीमीटर, सुपर 35। तो सुपर 35 ये छोटा वाला एरिया है। तो फुल फ्रेम उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा एरिया इसमें दे रहे हैं, इसीलिए ये लोग लीगली, टेक्निकली क्लेम कर रहे हैं लार्ज फॉर्मेट। तो इनका तो है कि वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज फॉर्मेट सिनेमा कैमरा विथ ग्लोबल शटर, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब रहा बात कि इसका साइज़ और फॉर्म फैक्टर वी रैप्टर जैसा है। रेड का इकोसिस्टम बहुत मॉड्यूलर है और उनका में ये भी है कि आप पुराना रेड मतलब जैसे मान लीजिए इससे एक जनरेशन पुराना है ना, तो वही कैमरा बॉडी को आप दे सकते हैं रेड को, रेड खोल-खाल के उसमें चीज़ अपग्रेड कर देगा, आपको वापस दे देगा। नया सेंसर के साथ या नया टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करते हैं वो। तो ये इसका जो आउटर चैसी है, डिक्टो सेम है इसके पुराने वाले से, तो क्या इससे कोई फ़ायदा है? हाँ, सिनेमा के इंडस्ट्री में लोग रिगिंग बहुत करते हैं। मतलब कि इसमें माइक लगाना, डिस्प्ले लगाना, ये लगाना, वो बहुत सारा रिगिंग किया जाता है। तो रिगिंग जब आप कर देते हो, तो दिक्कत होता है, रिगिंग में बहुत खर्चा होता है। अब रहा बात कि वो सारा खर्चा आपको फेंकना पड़ेगा कि बॉडी बदल गया तो। तो ये बॉडी एकदम नहीं बदलते हैं। अंदर में हुलू-लुलू करते हैं, लेकिन बाहर नहीं चेंज होता। तो ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है इनके लिए कि ये ऑफ़र भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास वी रैप्टर का इससे पुराना वाला है, उसे आप दे सकते हैं इनको $12,000 के आसपास, या मतलब $15,000 के आसपास आप दीजिए इनको। वो मतलब अंदर का हार्डवेयर बदल के अपग्रेड करके आपको दे देंगे। या नया खरीदना चाहते हैं तो $30,000 तक सिर्फ बॉडी लगेगा और एक्सेसरीज और मीडिया आपको उसका और पैसा देना पड़ेगा।
तो रहा बात कि ये तो बहुत महँगा है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप उस नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप लोग के लिए नहीं बना है। अगर दाम इसके लिए आपको लग रहा है अरे महँगा है, यानी कि आप सिनेमा वाले इन दुनिया में आए नहीं हैं। वहाँ पे ये सस्ता है। वहाँ पे आरी का दाम देखने के बाद लोग बोलते हैं, "अरे भैया ये तो अरे भैया ये तो खरीद लो, साइड में खरीद के रख लो। ये बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली।" और हाँ, ये बात भी सच है कि इसमें कुछ नहीं मिलता है। अब $30,000 देने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ बॉडी मिलेगा। उसमें लेंस अलग से लगाना पड़ेगा, उसमें मॉनिटर अलग से लगाना पड़ेगा, बैटरी अलग से लगाना पड़ेगा, मीडिया अलग से लगाना सब चीज़ खर्चा होता है। ये है, ये रेड का इकोसिस्टम है। और रेड सस्ता है कंपेयर टू आरी का इकोसिस्टम। तो लोग एक्सेप्ट मतलब ये दुनिया अलग है। ये ऐसी बात हो गई कि अब आप फरारी को मारुति 800 से जज करने लगोगे, लॉजिकल नहीं है। तो वो अलग है। और यहाँ पे इनका सेलिंग पॉइंट है रेड जब आया था इंडस्ट्री में उनका एक था कि हम आपको हमेशा फ्रेम रेट और रेज़ोल्यूशन दोनों देंगे। तो ये रेज़ोल्यूशन 8K तक दे रहे हैं। बम बम, अति बम बम, लेकिन उससे भी सर्वोत्तम बम बम दे रहे हैं कि 120 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। यानी कि आप ऑलमोस्ट म्यूज़िक वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि म्यूज़िक वीडियो आप लोग देखते हो काफ़ी हाई स्पीड में शूट किया जाता है, वो फ़ील देने के लिए। हर म्यूज़िक वीडियो अब ऑब्वियसली रोमांटिक सॉन्ग है उसको थोड़ा धीरे रखें, लेकिन टेक्नो हो पंक हो या मतलब लिंकन पार्क जैसा कुछ हो तो उसमें लोग जनरली हाई स्पीड देना चाहेंगे। तो वहाँ पे 120 तक जाना मतलब काफ़ी बम बम है। और बाय द वे अगर आप थोड़ा-सा रेज़ोल्यूशन घटा देते, बच्चों के रेज़ोल्यूशन पे आ जाते 4K में, तो 300 फ्रेम पर सेकंड तक चला जाएगा। मतलब आपको लोड नहीं लेना है। मतलब ना ही फ्रेम रेट में, ना ही उसमें। अब इसमें ऑटो फ़ोकस भी है लेकिन ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका ऑटो फ़ोकस वर्सेस सोनी का ऑटो फ़ोकस को जूता-चप्पल मार के हटा देगा। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये ज़रूर फेस डिटेक्ट का टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। ये ज़रूर कैनन का वही लेंस आर माउंट यूज़ कर रहे हैं। कैनन से बात करके लाइसेंस लेके सब चीज़ है। लेकिन पॉलिश एल्गोरिदम पे ये सब मतलब समझिए सोनी और कैनन को ही आता है। वो आप बाहर ले भी लो तो नहीं कर पाइएगा। तो सेम उनका में है। तो क्या इसका ऑटो फ़ोकस पे आप वीडियो भरोसेमंद कर सकते हैं? नहीं। नहीं। इनका तो है क्यों ऑटो फ़ोकस? ऑटो फ़ोकस होता है कई बार सेटअप करने टाइम में सेटअप धड़ाक से कर लो और आप अगर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हो तो ठीक है। तो वो सब चीज़ के लिए मतलब एक एड है मतलब ये एक एडिंग टूल है ना कि रिलायबल टूल है। रिलायबल टूल आपको लेना होगा तो सोनी या कैनन में ही जाना पड़ेगा मतलब सिनेमा में। यहाँ पे आपके ये सिनेमा ग्रेड का कैमरा है और इसका ऑटो फ़ोकस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। वो सब आपको सिर्फ़ सोनी या कैनन देगा। तो फेस डिटेक्ट ऑटो फ़ोकस है और यही 2 वेरिएंट निकाले हैं। तो और ये दोनों समझ लीजिए इनका पहले भी आता था जैसे कि वीवी वेरिएंट है और ये आपका एक्स वेरिएंट है। तो मतलब छोटा, थोड़ा-सा बड़ा। बड़ा वाले में बहुत सारा इनपुट एंड आउटपुट है क्योंकि कई बार प्रोडक्शन में बहुत सारा आउटपुट निकाला जाता है। मतलब आर्ट डायरेक्टर के पास अलग चला जाता है, लाइटिंग डायरेक्टर के पास अलग जाता है। मतलब अलग-अलग लोग अलग-अलग फ़ीड देखते रहते हैं। बहुत सारा इनपुट आउटपुट चाहिए होता है। तो उसके लिए अलग चैसी है, बड़ा बॉडी है, उसमें 24 वोल्ट का बैटरी भी सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी प्रोडक्शन में सीधे-सीधे वो लिया जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल ज़रूरतों में ये इससे काम हो जाता है। तो ये है वी रैप्टर तिगड़म ग्लोबल शटर उससे बड़ा तिगड़म ये फुल फ्रेम से थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं और दाम जो है कंपैरेटिवली बहुत कम है लेकिन मैंने आपको बताया सोनी वाला भी जो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था उसमें क्या था कि मतलब आपका 50-60,000 डॉलर पे सिनेमा कैमरा है चाहे वो सोनी का हो आरी का हो ये सब एक अलग दुनिया है और एक नीचे वाला दुनिया जहाँ 20,000 के नीचे है इसके बीच में बहुत खाली जगह है वो ये कैमरा उसी खाली जगह पे जहाँ सोनी का ब्रानो करके जो उतारा गया ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग जोन में है लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो भी 8K दे सकता है, लेकिन वो इतना फ्रेम रेट नहीं दे सकता जितना ये दे सकता है। उसका फ्रेम रेट बहुत कम है, लेकिन हाँ, वो ऑटो फ़ोकस में इसको बोलेगा चल हट जा, डिस्कशन नहीं करते हैं सर, अच्छे बच्चों की तरह हट जाओ, डिस्कशन नहीं करते हैं। और हाँ, उसमें बाय द वे इनबिल्ट एनडी फ़िल्टर भी है। तो ये हो गया वी रैप्टर एक्स। तो बात करते हैं ग्लोबल शटर से फ़ायदा क्या होगा जो इतना हाई तबाह हो रहा है? तो ये समझिए सिनेमा कैमरा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ग्लोबल शटर कोई नई बात नहीं है, आदम ज़माने से है। लेकिन कलर क्वालिटी सिनेमा लेवल पे यानी कि डायनामिक रेंज, कलर रोल ऑफ, कलर फ़ील मतलब जो फ़ील होता है, वो ऐसा देना कि मैच कर दे। जैसे कि रेड कैमरा को लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि लो लाइट जेनुइनली अच्छा है। तो वी रैप्टर का आप देखोगे कि उसका डायनामिक रेंज इतना बड़ा है। वी रैप्टर एक्स में ये कैसे तिकड़म किए हैं कि सेंसर फिज़िकली छोटा हो गया मतलब पिक्सल साइज़ छोटे हो गए, फिर भी उतना ही डायनामिक रेंज दे रहे हैं। मतलब इनका क्लेम जो था, जो टेस्टिंग में भी सबको सामने आ रहा है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी है। यानी कि मान लिया कि बहुत सारा सीन शूट हुआ था वी रैप्टर्स में शूट हुआ था। अब वी रैप्टर एक्स से स्लाइस करना चाहेंगे, ठीक है यही सीन है। मतलब होता है ना मतलब कई बार पिक्चर कुछ-कुछ पिक्चर लंबी शूटिंग खा जाती है, 3-4 साल लग जाता है, कैमरा आप बीच में बदल भी सकते हो। तो बदलने में हमेशा ऐसा किया जाए जिसका सिग्नेचर एकदम सेम हो ताकि ऐसे जारी नहीं लगे कि भैया कुछ बदल गया क्या? क्योंकि कलरिस्ट की फिर बैंड बज जाती है। डिक्टो है, फ़र्क नहीं पड़ेगा कलरिस्ट को कि फ़ाइल एक कैमरा से जा रहा है, दूसरे से आ रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 17 प्लस टॉप ऑफ डायनामिक रेंज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। डायनामिक रेंज इस लेवल पे जब आप बात कर रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोला ऐसा क्यों है? डायनामिक रेंज ही सब चीज़ है।
आप और हमारे लिए सब चीज़ है, सिनेमाटोग्राफर के लिए नहीं है, क्यों? वो लोग नेगेटिव में शूट करते थे, पॉज़िटिव में तो और कम लैटीट्यूड होता था, पॉज़िटिव को कहा जाता है 7 टू 8 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज होता है, मतलब जिसमें आप देखोगे दिखेगा, पॉज़िटिव उसे कहते हैं। तो उसमें कैसे शूट करते थे? सीन का डायनामिक रेंज आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि सीन कितना ब्राइट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, डार्क कितना डार्क है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तभी तो सिनेमा में लाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों है? हर चीज़ हम लोग रियल लाइट में क्यों नहीं शूट करते? ताकि जो मतलब कैमरा में फ्रेम जा रहा है वो कंट्रोल करने हैं। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ़ ये होता है, अच्छा ये फ्रेम है, इस फ्रेम में कोई भी स्पॉट इतना ब्राइट नहीं होगा, कोई भी स्पॉट इतना डार्क नहीं होगा कि वो मेरा पॉज़िटिव में क्लिप कर जाए, अगर पॉज़िटिव में शूट किया जा रहा है। पॉज़िटिव का लोग कलर बहुत फ़ील करते थे, तो रोमांटिक मूवीज़ में शूट होती थी। एक्शन-वैक्शन शूट करने की नेगेटिव उसमें थोड़ा-सा आपको 11 तक मिलता था। आजकल का मोबाइल फ़ोन उससे ज़्यादा रेंज देता है। तो सिनेमा में ये सब की चीज़ें ये अच्छी बात है, अगर आपका सेंसर थोड़ा पंख फैला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोना नहीं है। सिनेमा कैमरा में आपको रोना नहीं है, आप वहाँ पे जाके अगर मान लीजिए आपको कोई क पकड़ाता है ये सिनेमा कैमरा है और आपको बोलता है कि सर ये सीन शूट करो, आपका काम ये नहीं होना चाहिए, अरे इसमें सिर्फ 15 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज है। सर उसमें 10 भी होगा तो भी आपको काम करना आना है। वो ऐसे ही दुनिया चलती है, तभी तभी लाइटिंग का पूरा फ़ील्ड है। नहीं तो हर कोई नेचुरल लाइटिंग में ही काम करने लगे। वही है कि आपको सीन बैलेंस करना होता है कि वो उस जो भी आपका कैमरा का लिमिट है उसके अंदर फिट हो। तो 17 स्टॉप काफ़ी और रहा बात इसका 17 वर्सेस आरी का 17 लोग आरी का 17 पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है लेकिन एक होता है ना मतलब फ़ील, रोल ऑफ इस लेवल पे अब आप वो बात कर रहे हैं, फ़ील आ रहा है, रोल ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। और हाई एफपीएस ये मामले में रेड दी बेस्ट है, इसमें कोई कंपैरिज़न नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आपका शूटिंग स्टाइल ऐसा है जहाँ पे आप हाई एफपीएस के पीछे भागते रहते हैं, आप रेड के सिवा कोई और कैमरा नहीं छुइएगा। ज़ीरो जेलो इफ़ेक्ट यानी हुलुलुलु जो हो जाता था कैमरा रोल करने में वो खत्म, खत्म डिस्कशन ही नहीं है। ऐसा नहीं कम ज़्यादा नहीं है ही नहीं सर, खत्म। तो ये बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे आप ये समझिए कि जब भी आप सीजीआई करते हैं ना तो सीजीआई आर्टिस्ट का बैंड बज जाता है। आरी वालों को लोग मतलब बहुत मेहनत करते हैं कि 5 मिलीसेकंड में रीड आउट कर दें और जितना मतलब मिलीसेकंड कम होगा उतना अच्छा आएगा। ग्लोबल शटर है ही नहीं सर। देयर इज़ नो मिलीसेकंड तो वहाँ मोशन ब्लर आता है। तो फ़ायदा ये है ना कि जब आप सीजी एलिमेंट पोतते हैं, मतलब जैसे आप कैप्टन अमेरिका जा रहा है, ठीक है? तो कैप्टन अमेरिका जा रहा है, उसका फ़ोटो है आपके पास, बाकी सारा चीज़ सीजीआई रेंडर है। तो वो सारा फ़ेक ना लगे, उसका फ़ील जो है, मतलब जो वर्चुअल कैमरा है, वो कैमरा में भी एग्ज़ैक्ट मोशन ब्लर मैच करना चाहिए। मोशन ब्लर बच्चों को खेलने का चीज़ है। मोशन ब्लर विथ रोलिंग शटर बैंड बज जाता है। तो अगर रोलिंग शटर आप हटा देते हैं, तो ट्रैकिंग करना, ट्रेसिंग करना सब आसान हो जाता है। तो वो बहुत और इसीलिए रेड का ही जो एपीएस-सी था बहुत लोग यूज़ कर रहे थे, सिर्फ़ इसीलिए कि उसमें ग्लोबल शटर है। आपको वीएफएक्स काम करना है, आपका टाइम इसलिए नहीं खर्च होना चाहिए। अरे भैया ये गाड़ी मतलब आपने एक बॉक्स बनाया माने ठीक है, कोई भी था आपने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, अब कैमरा पैन किया वो बॉक्स टें हो गया। भाई ये टें कैसे हो जाता है? तो वो नहीं होना चाहिए ना, आपका मास्किंग की बैंड बच जाएगी। एक-एक फ्रेम में मास्क करना पड़ेगा। इसीलिए ये जेलो इफ़ेक्ट खत्म हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और रहा बात इसका एक और फ़ायदा होता है, जब आप हैंडहेल्ड करते हैं ना तो जिसमें ग्लोबल शटर है उसमें एक फीलिंग लगेगा कि आदमी दौड़ रहा है। जेलो इफ़ेक्ट वाले में वो सिर दर्द देने लगेगा। तो वही समझिए और फ्लैश बर्न भी नहीं होता यानी कि आप तभी देखते हो खच, खच, खच फ़ोटो खींचते होंगे, उसमें देखते हैं ना आधा फ्रेम में कई बार आपको लाइन दिखेगा, ऐसा है बीच में आधा लाइन आ वो क्या हो रहा है? फ्लैश आ गया लेकिन आपका वीडियो कैमरा का जो रीड आउट था उसके साथ मैच नहीं किया, वो आधा जल गया। वहीं पे अगर आप ग्लोबल शटर लेते हैं उसमें एक सीन ब्राइट होगा, जैसे हमें आँख को दिखता है, तो वो चुभेगा नहीं कि एक ठो लाइन आ गया मतलब एक लाइन यहाँ आ गया, एक लाइन यहाँ आ गया, वो सब चुभने वाला नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसा ड्रामा शूट कर रहे हैं जहाँ पे फ्लैश आप दिखाना चाहते हैं, पेपराज़ी के पीछे पर उनका मतलब एक सिग्नेचर है ना, फचा, फचा, फचा लाइट मार रहे हैं। मान लिया वो आपका मूवी में रिक्वायरमेंट है, आप कितना भी साइड इफ़ेक्ट हो आप ग्लोबल शटर ही खरीदोगे, क्योंकि आपको वो नहीं तो आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसको मैनेज करने में जान खराब हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड एक्शंस के लिए, सीजीआई ओवर के लिए और वीएफएक्स में इसमें नया-नया तिगड़म खुल जाता है, आगे बात करेंगे क्या तिगड़म खुल जाता है। और ये समझिए ऐसा कर कैसे पा रहे हैं? यहाँ पे मैं क्लियर कर देना हूँ, क्या सोनी इनके लेवल का बना सकता है? मुझे लगता है आराम से बना सकता है क्योंकि सोनी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। मतलब रेड दूसरे से बात करके कस्टम हार्डवेयर बनवाता है। सोनी है जो वो हार्डवेयर बनाता है। तो सोनी क्यों नहीं कर पा रहा है? हमको लगता है सोनी जो उन्होंने मिररलेस उतारा उसका दाम बहुत कम है। इसके कंपेयर में देख रहे हैं, लोग उसे अरे $6000 है। महाराज जी $30,000 में सिर्फ बॉडी मिल रहा है, बैटरी भी नहीं मिल रहा है। तो वो पहला एक तो वो बात हो गया कि आपका बजट, दूसरा साइज़। यहाँ पे बहुत पावरफुल इन्होंने पेल्टियर कूलर डाले हैं, यानी कि ये सब सिनेमा कैमरा में होता है ताकि वो ठंडा रख सके। आपको 2 चीज़ को मेनली ठंडा करना होता है, आपका सेंसर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर।
जहाँ एक बार डिजिटल सिग्नल मिल गया, टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल से पहले और जहाँ पे डिजिटल बनाया जा रहा है, वहाँ पे आपको ठंडा रखना होता है। तो पेल्टियर ठंडा रखता है। फिर उसके पीछे बड़ा हीट सिंक लगा, पेल्टियर ठंडा कर देगा, लेकिन वो कब तक कर पाएगा अगर मान लीजिए वो गर्मी डंप नहीं कर पाए। तो सीपीयू कूलर जैसा होता है ना, वैसे एक हीट सिंक पीछे दिया, उससे फैन लगे हुए हैं, ताकि वो मतलब टेम्परेचर मेंटेन। आरई में भी यही होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये यही है सिनेमा कैमरा का कारण कि इतना बड़का-बड़का हीटिंग फैन लगाए जाते हैं, बड़का-बड़का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट एक रेफ्रिजरेटर है छोटा उसके अंदर। तो वही सब के हमको लगता है पुश किए तब जाके रेड पहुँच पा रहा है। मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। और हाँ, उनके पास जगह भी तो ज़्यादा है। कितने सर्किट बोर्ड हैं, कितना कंपोज़िशन सर्किटरी है। तो क्या सोनी कर सकता है? चांसेस है, कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये कैमरा बहुत सक्सेसफुल है, चांसेस है कि सोनी उतार ही देगा सिनेमा लेवल का। अब रहा बात की यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे ये फैंटम ट्रैक रिकॉर्डिंग पॉसिबल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा जहाँ पे मैं पैरेलल एडवर्टाइज़मेंट के बारे में बात करता हूँ, नीचे मैंने वीडियो दे दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वहाँ पे ये होता है कि स्टेडियम पे आप अगर रहेंगे तो आपको बैनर सब में एक ऐड दिखेगा। वही कैमरा लगा हुआ है, वही कैमरा से फूड दिया जा रहा है। एक फीड आपका इंडिया में आ रहा है, उसमें कोका कोला दिखेगा, दूसरा कहीं और जा रहा है, उसमें कुछ और दिखेगा, दूसरा कहीं और जा रहा है, उसमें कुछ और दिखेगा। बोले भैया ये कैसे हो गया? और ये पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ ग्रीन स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं, ये रियल है। बोले भैया 4 चीज़ रियल कैसे हो सकता है एक टाइम पे? वो जो एलईडी एडवर्टाइज़मेंट लाइट है, वो कैमरा के साथ सिंक है। तो जब वहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? जो आपको स्टेडियम में लोगों को दिखेगा। लेकिन कैमरा जो है ग्लोबल शटर है और एक फ्रेम के अंदर वो 4 फ्रेम खींच रहा है। तो एक फ्रेम खींचा, दूसरा फ्रेम, दूसरा फ्रेम में जैसे बताइए हम दूसरा फ्रेम खींच रहे हैं, वो सीधे बोल देगा एलईडी बोर्ड को तुम रिफ्रेश करो। एलईडी बोर्ड इतना जल्दी रिफ्रेश हो जाता है कि वो दूसरा फ्रेम दिखा देगा। कैप्चर हो गया, वो चला गया एक फीड में। फिर बोलेगा अच्छा हम फ्रेम नंबर तीसरा खींच रहे हैं, तीसरा खींच लेगा, तो तीसरा एलईडी में जा जाएगा, चला जाएगा। चौथा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइज़मेंट में आजकल होने लगा है, फुटबॉल में खास तौर पे, कि उनका फुटबॉल की ऑडियंस इंटरनेशनल मामले में बहुत बड़ी-बड़ी है। तो उनका ये होता है कि भैया एक कंट्री में एक और ऐड दिखाओ, दूसरे में कुछ और, मतलब एक ही फुटबॉल मैच, जर्मनी में कुछ और ऐड दिख रहा होगा, यूके में कुछ और ऐड दिख रहा होगा, एक ही फील्ड का। तो ये सब का दबा के यूज़ होता है। ये ग्लोबल शटर में हो पाता है। तो यही टेक्नोलॉजी ये इसमें भी ला रहे हैं। इसी को ये लोग कह रहे हैं फैंटम ट्रैक, मतलब कि कैमरा आपका रिकॉर्ड कर रहा है। अब बोले भैया इसमें 2 फुटेज कहाँ से आ रहा है? बात वही है कि कैमरा के पीछे जो स्क्रीन है वो है एलईडी, ये क्या बोलते हैं, वीडियो वॉल। आजकल इसी से काफ़ी शूटिंग होती है। तो वीडियो वॉल जो है उसमें 2 फ्रेम चलाया जा रहा है। खचांग, एक फ्रेम कैप्चर कर लिए, फिर दूसरा फ्रेम फचांग उसको कैप्चर करा। बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये समझिए लाइट के केस में लाइट लाइट स्पीड पे चलती है और यानी रिफ्लेक्शंस पे आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो रिफ्लेक्शंस के साथ हुलुलु कर सके। वो आप नहीं कर सकते हैं। कितना भी सीजीआई लगा दिए, कुछ भी करिए, लाइट के साथ स्पीड के कारण रिफ्लेक्शंस नहीं करता। तो ये सब में क्यों नहीं दिक्कत होता है? वो रियल है इसीलिए बोल रहे हैं। वो सबको समझ में आ गया, रियल करो। इन्हें कि मैं मास्किंग कर दूँगा, एआई कर दूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे भैया एक फ्रेम है, आपका आराम से कैप्चर कर लिया जो मेन सीन है। दूसरा ये इसको कहा जाता है फेल सेफ। तो फेल सेफ आप कर रहे हो जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन है। अब मान लीजिए किसी कारण से आपको ऐसा लगा कि अरे रे! मतलब आर्ट डायरेक्टर बोला यार ठीक है लेकिन कुछ और फीलिंग देना चाहते हैं, कुछ और चेंज करना चाहते हैं। फिर से जाके रिकॉर्डिंग कीजिए, अरे सर ग्रीन स्लेट है, उसमें बैकअप में हम सेव कर लेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 अलग-अलग सीन आप रिकॉर्ड कर लो एक ही टाइम पे। कि मतलब आप दिखा सकते हो कि बंदा फिज़िकली क्या दिख रहा है और वहाँ इमोशनली क्या फ़ील हो रहा है। सीधे-सीधे बहुत ट्रिपी पिक्चर बनाई जा सकती है सबसे। तो ये सिनेमा वर्ल्ड में लाना काफ़ी बात, और आजकल सिनेमा वर्ल्ड में वीडियो लाइट्स के ये मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो वॉल पे ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लोग टूट पड़ेंगे। इस फंक्शन के लिए चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। अब रहा बात कि रेड एक और फंक्शन लाया जिसको काफ़ी हल्ला कर रहा है, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा इसलिए मैं यहाँ उतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सटेंडेड हाइलाइट है। उनका कहना है कि अगर आपका 17 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज से काम नहीं चल रहा है, हम 20 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज दे देंगे। मतलब भैया ये कहाँ से हो गया? तो 20 स्टॉप डायनामिक रेंज के लिए वो 2 शॉट खींचेगा। तो 2 शॉट मतलब कि आपका फ्रेम रेट आधा हो जाएगा, यानी कि 120 आप नहीं खींच पाइएगा, 60 तक ही जा पाइएगा। तो वो एक फ्रेम आपसे पूछ लेगा आपका क्या सेटिंग है, खींच लेगा। दूसरा फ्रेम उससे कम मतलब शटर पे खींच देगा, यानी कि आपका एक फ्रेम आपने सेट किया था 1/24 ऑफ ए सेकंड, ठीक है? उसने खींचा, खचांग, बल्ले-बल्ले। फिर दूसरा फ्रेम जो है 1/200th ऑफ ए सेकंड खींच देगा। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका हाइलाइट ओवर एक्सपोज़र जो होगा, जो आपका मेन फ्रेम है, वो दूसरे वाले शॉट में नहीं होगा। उस दोनों को कंपोस्ट करके आपको आउटपुट दे देंगे। अच्छा भी है लेकिन उतना बेमिसाल नहीं है जितना मतलब सोच रहे थे। आपको थोड़ा रखना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई लाइट है, ब्राइट लाइट है और उसी के थ्रू आप ऐसे-ऐसे कुछ कर रहे हो, वो बहुत खराब दिखेगा उसमें। क्योंकि बोल रहे थे वो लिटरली टेम्पोरल सिंक नहीं है, तो सिंगल शॉट एचडीआर नहीं है, मैं बस क्लियर कर दूँ, सिंगल शॉट एचडीआर नहीं है, यही सबसे बड़ा मैजिकल टेक्नोलॉजी है, सिंगल शॉट एचडीआर। वो अभी भी ये नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, क्योंकि उनको पोस्ट प्रोसेसिंग में करना पड़े, उससे बेटर है अगर वो वहीं डायरेक्टली कर लेते हैं,
तो ये गुड टूल है जो काफ़ी लोगों को कुछ-कुछ सिचुएशन में बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन उतना मैजिकल नहीं जितना ये है। ये तो सीधे-सीधे, चुपचाप से पैसा ला, हमका दई द। अब बात करते हैं किसके लिए है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इस तरह के कैमरास जो है अलग दुनिया में है। ये भिखारी लोगों के लिए नहीं बना है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये इस तरह के कैमरा की जब सिलेक्शन होती है, जैसे पिक्चर लोग बैठेंगे, आर्ट डायरेक्टर्स लोग बैठेंगे, प्रोड्यूसर्स बैठेंगे, सब लोग जब बैठ के एक डिस्कशन होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया जाता है, एक्टर्स लोग को चूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी बार फीलिंग पे चूज़ किया जाता है, ना कि स्पेक शीट पे। जैसे आईमैक्स पे क्यों शूट हो रहा है? क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन को पसंद है, काम खत्म। फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पसंद है मतलब पिक्चर उसी में शूट किया जाएगा, काम खत्म, डिस्कशन खत्म। वो नहीं बोलेगा कि अरे भैया नेगेटिव में उतना ये लो लाइट परफ़ॉर्मेंस नहीं होता है जितना आपका रेड में है, उसको वो लेने दें, मेरे को चाहिए तो चाहिए, काम खत्म सर, दी एंड हो गया, आगे बढ़ो। बहुत पिक्चर अभी भी बहुत सारा आर्ट्सी पिक्चर लोग अभी भी पॉज़िटिव्स पे शूट करते हैं, जो बहुत मुश्किल है एक्सपोज़ करना, लेकिन वो लोग करते हैं क्योंकि उनको वो फ़ील लुक एंड फ़ील आई है। तो ये एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्पेक शीट के पीछे गरीब लोग जैसे आप और हम भागते हैं, अमीर लोग उसके पीछे नहीं भागते हैं। पिक्चर्स आप शूट कर रहे हैं, आप वहाँ डिस्कशन नहीं होगा। वहाँ होगा कि सर ये हमारा वर्क फ्लो में जा रहा है और इसका लुक एंड फ़ील हमें अच्छा लग रहा है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो आपको ये कैसे हिसाब लगाना है? जैसे मान लीजिए आप कभी किसी प्रोजेक्ट में आपको देखना है या आप समझना चाहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले हिसाब लगाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड चाहिए। उसमें से कितना परसेंट तक कंप्लीट हो रहा है? ऐसा जनरली कम ही कैमरा होगा कि जो 100% दे दे। हर कैमरा कुछ देता है, कुछ हटा देता है। तो वो आप बैलेंस करोगे कि क्या हमारा जितना प्रोजेक्ट का चाहिए उसका मतलब ये सब काम कर दे रहा है और जहाँ नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे हमारे पास बैकअप क्या है? तो वो सब आप देखो कि इस कैमरा का ये लिमिट है। जैसे कि रेड कैमरा का जो पहला-पहला पिक्चर शूट होता था, बहुत रेड को लोग गाली देते थे। क्यों? क्योंकि रेड ओवरहीटिंग बहुत होता था। उस टाइम उन्होंने ढंग से नहीं बनाया था। बार-बार ओवरहीट होके शटडाउन हो जाता था। बर्फ़ का पैक डाल-डाल के लोग शूट कर रहे थे। कलर उनको फ़ील आ गया था, मेरे को यही फ़ील चाहिए, तो खर्च किए उसके लिए, मेहनत की है। लिटरली बर्फ़ का पूरा ब ब ये ले जाके क्या बोलते हैं कूलर ले जाके, हाँ भैया बर्फ़ डालो, बर्फ़ पैक पिघल गया, ठीक है फिर डालो, फिर डालो, ऐसे-ऐसे करना पड़ता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, लोग मेहनत करते हैं। तो वही है कि अब यूएसपी क्या आपको चाहिए कि नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट पे है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वीडियो वॉल पे शूट हो रहा है, जैसे मैंडलोरियन हो, वो सब शूट हो रहा है। वहाँ पे लोग बोलेंगे भैया ये हमको चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा हो ना कि वो दोनों का आपको थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा है कि हरा कलर भी है और आपका प्लस साइन भी दिख रहा है और पीछे वो जंगल भी दिख रहा है। बात है नहीं। वो ओवरलैप हमारे आँख को दिख रहा है, लेकिन कैमरा को 2 अलग-अलग फ्रेम है और कैमरा चूँकि ग्लोबल शटर है, वो अलग-अलग क्लियर कट खींच-खींच के 2 फ़ीड निकाल रहा है। एक फ़ीड आपका बैकअप फ़ीड है और एक फ़ीड आपका ये है और बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बैकअप फ़ीड है, ये एग्ज़ाम्पल बैकअप फ़ीड दिखा रहा है। मैं गारंटी दूँगा कोई ना कोई आर्ट स्टाइल पकड़ लेगा, यार इसमें ना हम मेटा लेवल कमेंट्री कर सकते हैं। वीडियो आपका शूट हो रहा है, नॉर्मल सब चल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेटा लेयर हुलुलुलु कर सकते हैं। भाई उड़ जाएगा और बोल रहे हैं लाइटिंग उसी टाइम आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका कैरेक्टर जो है चश्मा पहना है, इसीलिए चश्मा दिखा रहे हैं वो कि देखो चश्मा पहना है, चश्मा पे रिफ्लेक्शंस आ जाएँगे कि जैसे कोई घोस्ट चल रहा है, ओए होए! ओए होए होए! हो जाएगा। तो बहुत सारा है मतलब ये टूल है। अब जिनको है कि मेरे को ये टूल चाहिए वो सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो दो। इसमें सर ये प्रॉब्लम है, फ़र्क नहीं पड़ता। उनको वो टूल चाहिए तो वो करेंगे। तो वही सर आपको प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट में है। ग्लोबल शटर, फैंटम ट्रैक ये सब बहुत अच्छा और मैं एक बात से थोड़ा-सा खुश हूँ, थोड़ा दुखी भी हूँ। अब यही मैं क्लियर करता जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं सोनी का बता रहा हूँ। ब्रानो आपको लगेगा कि अरे यार उसमें एफपीएस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रानो आपको क्या देता है? डुअल कार्ड स्लॉट। ये क्या देता है? सिंगल कार्ड स्लॉट। थैंकफुली दोनों सेम यूज़ करते हैं सीएफ एक्सप्रेस। तो अब रहा बात जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री वाले हैं जहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी हो चुका है कि कार्ड फेल हो गया, आपका शूट गया। रिकवरी कराने की कोशिश की लेकिन पूरा रिकवर नहीं हुआ। आप कभी रिस्क दोबारा नहीं लीजिएगा। आप सीधे-सीधे ओह! इसमें सिंगल कार्ड है, एक काम करो इसे फेंक दो। वो ध्यान ही नहीं देंगे। उनको है कि भैया मेरे को डेटा रिडंडेंसी चाहिए। वो सीधे बोलेंगे चुपचाप से डुअल कार्ड वाला लाओ, ठीक है? कुछ लोग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये बुरी बात है, ये बुरी बात है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि इस तरह के कैमरा में इस तरह का हुलुल-हुलु करना। क्योंकि इस कैमरे से ज़्यादा महँगा होता है जो शूट इसमें आप डालते हैं। आप आराम से एक्टर एक्ट्रेसेस को लाके जब आप शूटिंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो सीन का कॉस्ट आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक हो सकता है। तो वो अरे! मिलियंस ऑफ डॉलर क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि हमारे कैमरा में सिर्फ़ एक कार्ड स्लॉट था, वो कार्ड गलत हो गया या कुछ भी क्योंकि बोल रहे हैं। ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनाया जैसे जो कभी खराब नहीं हो, इसीलिए हम लोग रिडंडेंसी पे चलते हैं। अपोलो मिशन में कंप्यूटर 3 ठो डाले गए थे कि भैया ऐसा आप कभी कोई कंप्यूटर नहीं बना सकते जो कभी खराब ना हो। लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि 3 ठो है तो चांसेस है कि 100% आपको अप टाइम मिल जाएगा, एक ना एक चलता रहेगा। तो लॉजिक वही रहता है कि कुछ लोगों को है कि हमको वो चाहिए। सोनी का है कि भैया हमारा ये सब कमज़ोर है लेकिन ऑटो फ़ोकस में बात नहीं करना। सर ऑटो फ़ोकस में बात नहीं करना। लोग बोलेंगे देखो भैया हम डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट करते हैं, डायनामिक रेंज इसका बहुत अच्छा है, ग्लोबल शटर बहुत अच्छा है। लेकिन महाराज हम फ़ोकस नहीं कर सकते, हम फ़ोकस पुलर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते अपने प्रोजेक्ट में। चुपचाप से वो सोनी ले लेंगे।
यही समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बहुत लोगों को कमेंट देके लगता हूँ कि वो कंपेयर करते हैं। ये सब फ़ील्ड पे कंपैरिज़न नहीं होता, इस फ़ील्ड में होता है आपको क्या चाहिए, क्या आपके प्रोजेक्ट में वो सूट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि जो लोग म्यूज़िक वीडियो पे करते हैं, मैं सीधे बोलूँगा रेड में चले जाओ। जो लोग रोमांटिक-वोमांटिक के पीछे ज़्यादा भागते हैं, मैं सीधे बोलूँगा आरई पे चले जाओ। जिनको है कि यार मेरे को बैलेंस चाहिए, वो सोनी में चले जाओ। समझ रहे हैं? मतलब फ़ील है, अलग-अलग फ़ील की बात हो रही है। और जिनको है कि मैं वीडियो लाइट पे शांति से अब तो इस डिस्कशन नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ पे दिल से गाली देने का मन करता है। मैं सारे कैमरा कंपनी को गाली देता हूँ इस बात पे कि 1980 से आगे नहीं बढ़े। रेड कह रहा है कि ये उनका पुराना वाला रैप्टर जो है, उसका ऑडियो आउटपुट कंपेयर टू ये वाला, इस वाले में ऑडियो एम्पलीफायर बेटर कर दिया। आई एम लाइक सर, ऑडियो एम्पलीफायर से बेटर होता अगर ये ऑडियो एम्पलीफायर आप फेंक देते, वहाँ पे यूएसबी ऑडियो इन डालते। ऑडियो आप कभी भी कन्वर्ट नहीं करना चाहोगे और कोई भी माइक्रोफ़ोन अगर ढंग का है, वो ढंग का रिकॉर्डर लगाएगा। ढंग का रिकॉर्डर का आउटपुट आप ज़बरदस्ती का एनालॉग में बदल के, फिर एनालॉग को डिजिटल में बदल के, फिर से स्टोर करेंगे, वो कचरा ही होगा। उससे बेटर होगा डिजिटल आउटपुट लीजिए। कब डिजिटल वही बोला जैसे मतलब गर्मी का असर नहीं पड़ता डिजिटल फाइल पे, सेम चीज़ ऑडियो में भी होता है कि अगर आपका एम्पलीफायर गर्म हो रहा है, उसका रिज़ल्ट खराब आने लगेगा। टेम्परेचर से हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं अगर यूएसबी ऑडियो स्ट्रीम रहता कि भैया यूएसबी ऑडियो स्ट्रीम है, वो बहुत बढ़िया बात होता। लेकिन ये मतलब कैमरा कंपनी को कोई जूता मार ही नहीं रहा इस बात पे। एक कैमरा कंपनी होगी, कोई चाइनीज़ कंपनी स्मॉल साइट से आके बना देगी, या सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है कि किसी ने पेटेंट लॉक किया हुआ है। बट यही है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा आप लोगों को अपने थोड़ा दिमाग से निकलना पड़ेगा कि हम लोगों गरीब लोगों के लिए ये सब कैमरा नहीं है। ये प्रोजेक्ट के लिए है, इकोसिस्टम के लिए। वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनको सूट करेगा कि नहीं करेगा। और सबका अपना फ़ील हो सकता है, यार मेरे को रेड पसंद आता है, मैं रेड लेता हूँ। मेरे को सोनी पसंद आता है, मैं सोनी लेता हूँ। मेरे को ये पसंद आता है, मैं वो लेता हूँ। वो सबका डिसीजन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड ग्लोबल शटर विस्टा विजन सेंसर के बारे में, रेड वी रैप्टर एक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।